नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि केंद्र सरकार से संबंधित जितनी भी पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां जो गठबंधन में हैं उनके साथ वो अपनी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग आयोग की मांग कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अपना दल एस की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग की सरकार से मांग की थी भारतीय जनता पार्टी से और उनका आयोग पास हो गया, लेकिन अब वो उसको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संवैधानिक स्तर का दर्जा दिलाना चाहती हैं। तो आज हम कुछ इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे कि किस प्रकार से पार्टियां अपनी अपनी मांगों को पूरी कर रही हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, सरकार पे कोई ऐसा तो नहीं कि पार्टियों की तरफ से या गठबंधन की वजह से दबाव है। इसके अलावा अपना दल की क्या किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से योगी सरकार के साथ उनका गठबंधन है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। और आज हमारे बीच में अपना दल एस के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी जी मौजूद हैं। हेमंत जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, अभी हाल ही में हमने सुना कि पिछड़ा वर्ग आयोग की मांग कर रही थी अनुप्रिया पटेल जी और आयोग पास हो गया केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन अब उसको संवैधानिक स्तर का दर्जा दिलाना चाहती हैं। क्या किस प्रकार से, मतलब क्या चाहती हैं कि किस प्रकार से पार्टी को लाभ हो या क्या उद्देश्य है इस आयोग का? एक्चुअली अभी तक देश में जो है पिछड़ा वर्ग के लिए कोई जो है आयोग गठित नहीं हुआ था, जिसकी मांग के लिए जब हमारी मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र सरकार में हम लोग भागीदार हैं, अनुप्रिया पटेल जी जब पहली बार सांसद हुई तो उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया संसद में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी, मांगे मांगी। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तो मिल गया, लेकिन इसको और पावरफुल बनाने के लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से एक और मांग मांगी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जिसमें पिछड़ा वर्ग हमारा आता है, इसका केंद्र में एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जिससे हमारे जो पिछड़ा समाज है उसको उचित न्याय मिल सके। मतलब मेन उद्देश्य जो इस आयोग को बनाने का है कि जो पिछड़ा वर्ग में जो लोग शोषित हो रहे हैं या जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके उत्थान के लिए आयोग बनाया गया। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हेमंत जी, जब से आप प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं अपना दल से, करीब 1 साल होने को है, 1 साल से ज्यादा भी हो चुके हैं जी। आपने 50 रैलियां कर ली। शायद कोई इतना बड़ा कोई संगठन, कोई राष्ट्रीय लेवल का अपना दल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में शायद किसी युवा मोर्चा के किसी संगठन ने इतनी रैलियां की हूँ आपके बराबर, क्योंकि अभी आपने रैली जो है बस्ती में की, वहां पे एक रोड शो निकला, सिद्धार्थ में निकला, उन्नाव में निकला। तो जिस प्रकार से आप रैली कर रहे हैं, क्या युवाओं को किस प्रकार से आकर्षित कर रहे हैं अपने संगठन की तरफ? क्या कुछ ऐसा कोई मूल मंत्र आप जानेंगे, क्योंकि आपके अक्सर आपके रोड शो या रैली में बाइकों की संख्या देख के लगता है कि किसी बहुत बड़े संगठन या किसी रूलिंग पार्टी की रैली हो रही है। असल में प्रदेश के जो युवा हैं अभी तक वो भटके हुए थे, उनको सही तरीके से नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था। उस नेतृत्व को अपना दल यश ने दिया है। आज की डेट में प्रदेश के हर जनपद के युवा वो बहुत तेजी से अपना दल यश में जुड़ना चाह रहे हैं और बहुत सारे जुड़ भी रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बस्ती का जिक्र किया, बस्ती की बात मैं बताऊं, अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक रोड शो किया वहां पर, जिसमें हजारों की संख्या में युवा भागीदार बने। बस्ती के जो युवा हैं वो अभी तक 2 स्तंभों के बीच में वो सिमटे हुए थे। उनको बस्ती में जाकर हमने उनको जो है दूसरी आजादी दिया। दूसरी आजादी का मतलब यह है कि पहली आजादी तो उन्होंने जब देश आजाद हुआ था तब मिला था, लेकिन दूसरी आजादी अभी हमने जो है जाके वहां पे दिया। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गया, बहुत सब महीनों का ये मेहनत था। युवाओं को हम लोगों ने एकत्रित किया, पार्टी की सदस्यता दिलाई, उसके बाद ये एक बड़ा रोड शो हमने वहां पे किया, जिसमें बस्ती के हजारों युवा उसमें शामिल हुए। और जो उस जनपद के 2 स्तंभ थे, जिनके पीछे युवा बिल्कुल सिमटे हुए थे, लोग अपने में जो जकड़ रखा था, उन लोगों से इन युवाओं को निजात दिलाया और उनको दूसरी आजादी उन्हें वहां पे दिया। आज वहां का युवा पूरी तरह से खुश है अपना दल यश में।
पूरी तरह से। रोड शो तो आपका बहुत अच्छा था बस्ती का, लेकिन रोड शो में सुनने में आया कि उसमें आपने शासन प्रशासन की काफी धज्जियां उड़ाई, परमिशन को लेकर भी काफी विवाद खड़ा था, सर परमिशन आपको थी या नहीं, इसकी भी हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं है। लेकिन ये था कि वो लोग लगातार आपके रैली को रोक रहे थे, क्योंकि शायद डीएम ने भी आदेश कर दिया था कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने किया। तो क्या ये सही था उस दिन इस प्रकार से प्रशासन की धज्जियां उड़ाने का कानून, क्योंकि आप भी रूलिंग पार्टी से भी आपकी पार्टी गठबंधन में है, क्या कोई गलत मैसेज तो नहीं आ रहा है? नहीं, ये पूरी तरह से एक खबर निराधार है। हमारे पास परमिशन था, हमें जनसभा के लिए परमिशन नहीं मिला था, हमें रोड शो के लिए परमिशन मिला था। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आपका संगठन, आपकी पार्टी जो इस समय चर्चा में है, वो है न्यायपालिका में आरक्षण। एक व्यक्तिगत कौम के लोगों को जज बनाया जाए और वहां पे एक व्यक्तिगत जात के लोगों को सुनवाई हो। नहीं, व्यक्तिगत की बात नहीं थी। अभी हम लोगों ने क्रांति दिवस के अवसर पर हर जिले में हमारा पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी हर जिलाधिकारी को सौंपा। उसमें हम लोगों ने मांग किया कि न्यायपालिका में अभी तक पिछड़े और दलित समाज को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा था। उसको लेकर हम लोगों ने मांग किया है कि न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू हो, जिससे हमारा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, इनको उचित न्याय मिल पाए। आपको क्या लग रहा है कि अगर और कोई वर्ग का अगर कोई जज बनता है या इस न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है? नहीं, न्यायपालिका में हमें पूरी तरह बहुत बड़ा लैंडमार्क, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है देश के संविधान पे और कानून व्यवस्था पे, या यही कह सकते हैं कि एक न्यायपालिका पे बहुत गंभीर आरोप है। नहीं, न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, विश्वास था और विश्वास रहेगा। मेरा मुद्दा दूसरा है कि न्यायपालिका में चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, अभी तक उसमें कोई न पिछड़े समाज का न दलित समाज का कोई जज नियुक्त नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, वहां पे इस समाज का कोई जज ना होने के कारण इन दो समाज को उचित न्याय वहां से नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि इस समाज से भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों कहीं ना कहीं उनके साथ पक्षपात हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पक्षपात हो रहा है। उचित न्याय, पक्षपात क्या कह सकते हैं इसको, उचित न्याय हमको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम लोगों ने ये मांग किया है। हेमंत, जब गठबंधन हुआ था, जब सरकार बनी थी पिछले साल, तो सरकार बनने के तुरंत बाद ऑब्वियस मीटिंग हुई होगी, जितने भी विधायक एमएलए आए होंगे, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था योगी सरकार के द्वारा कि 15 दिन के अंदर सारी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त होंगी। 15 दिन भी बीत गए, 15 महीने भी बीत गए और काफी टाइम बीत चुका है, और आप लोग भी गठबंधन में हैं उनके साथ। मैं देख रहा हूं कि आप खुद एक मोर्चे को लेकर निकल चुके हैं। अपने सिद्धार्थनगर की आपकी मैंने पोस्ट देखी थी, उसमें सिद्धार्थनगर के आसपास का कोई एनएच था, जो ये भी कह सकते हैं कि अभी तक हम सुनने में आ रहे थे कि सड़कों में गड्ढे होते हैं, लेकिन उस रोड को देख के लग रहा था कि गड्ढे में सड़क है। तो ये आरोप किस पे लगाया जाए? आप भी गठबंधन में उनके साथ में हैं, किसकी गलती है इसमें? बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी जो दोनों सरकारें हैं, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दोनों सरकारें दिन रात प्रदेश और देश के विकास में लगी हुई हैं। बहुत सारी योजनाएं जमीन पर लागू हो चुकी हैं, कुछ जो बची हैं वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं सभी लोग मिलजुल कर की सारी योजनाएं धरातल पर आ जाए। गड्ढा मुक्त की बात अगर कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में हर जनपद में गड्ढा मुक्त किया गया, लेकिन कुछ जगह भी बचा हुआ है जहां पे कुछ परसेंटेज में है जहां पे नहीं हो पाया। उसमें से एक जनपद आता है सिद्धार्थनगर, जहां पर NH 235 है और वहां पे बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन इसमें सरकार की नहीं गलती है, सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार ने टेंडर किया, पैसा गया, लेकिन वहां पर कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, कुछ बड़े अधिकारी हैं और कुछ जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी वजह से उस NH 235 का आज ये हाल है कि जगह जगह पर 2 फीट से लेकर 4 फीट तक गड्ढा व्याप्त है। ने पैसा दिया हुआ है, वो पैसा गया कहां? मुझे एक चीज बताइए, क्या इस सड़क से वो लोग नहीं गुजरते? मान लीजिए एक सबसे बड़ा अधिकारी जिले का, जिलाधिकारी, उसके बाद
वहाँ के सांसद जो प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार का, विधायक जो वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं सरकार के, MP MLA जितने भी, वो भी तो उस रोड से गुजरते होंगे, DPRO CDO, बड़े बड़े आला अधिकारी, क्या उनको देखा तो उनको नहीं देखा? क्या सरकार के पास या विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि उस सड़क को बनाया? देखिए, दिक्कत तो सभी को है। उस सड़क से सभी लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जनता हो, गुजर सभी लोग रहे हैं। चूंकि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे है वहां पे। पहले भूमि अधिग्रहण के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, फिर उस पे पैसा जो सरकार ने दिया, उसका टेंडर हुआ जब, तो उस कंपनी से यही अधिकारी, यही जनप्रतिनिधियों ने दबाव डाल के मोटा पैसा वसूल किया, जिसका कारण ये रहा कि उस NH को थोड़ा सा बनाने के बाद वो कंपनी भाग गई। उसके बाद कमीशन खोरी का पूरा खेल था इसमें। बिल्कुल, कंपनी जो है वो कमीशन ज्यादा देना पड़ रहा था, उसमें घटिया मटेरियल लगाया, रोड उखड़ गई। नहीं सर, घटिया मटेरियल कब लगा था? जब वो पूरा काम कंप्लीट किया होगा। वो बजट बहुत कम बचा, सारा पैसा इधर भ्रष्टाचारियों को दे दिया। और उसके बाद फिर जो है यही अधिकारी, यही जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मरम्मत के नाम पे और पैसा मांगा, जिसपे सरकार, हमारी जो सरकार खजाना खोले हुए है विकास के लिए, उसने फिर 10 करोड़ 27 लाख रुपए दिया और उस पैसे को भी इन लोगों ने डकार गया और उसके मरम्मत के नाम पे कुछ गिट्टियां जो है फैला दी। और आज ये हाल है कि 1 महीने बाद जब बारिश हुई तो आज सड़कें जो है बिल्कुल कहीं 2 फीट का गड्ढा है, कहीं 4 फीट का गड्ढा है, चलने लायक नहीं रह गया है। तो इसलिए सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार से जितना पैसा मांगा गया जिले में सरकार ने दिया, लेकिन वहां के भ्रष्टाचारी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि वहां पे विकास नहीं होने देना चाह रहे हैं। आज आलम यह है कि पूरे प्रदेश में हम लोग जब चलते हैं, हर जिले में जाते हैं, तो वहां की सड़कें पूरी तरह से सही हैं। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन 90% जगहों पे सड़कें सही हैं। लेकिन एक जनपद पूरे प्रदेश में सिद्धार्थनगर है, जहां पर आप किसी भी जिले से आप अगर सिद्धार्थनगर में जा रहे हो तो जैसे ही बॉर्डर आता है, बॉर्डर क्या मतलब, जैसे ही गड्ढा आ गया तो मतलब समझ लो आप सिद्धार्थनगर आ गया है। हेमंत जी, देश में एक अलग तरह का माहौल तैयार हो रहा है। SC/ST एक्ट को लेके घमासान मचा हुआ है, समाज वो रोड पे उतर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, सरकार का विरोध हो रहा है, सरकार पे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, संविधान पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो एक संविधान का भी विरोध किया जाता है। आपकी जो पार्टी है अपना दल, क्या इस सरकार के इस फैसले पे उनके साथ में है? देखिए संजय जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। पहली चीज, SC/ST एक्ट बहुत पहले से लागू है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रोका था कि अगर कुछ घटना घटित होती है तो सबसे पहले इसकी जांच होगी और जांच के बाद अगर पाया जाएगा तब SC/ST एक्ट लागू होगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मतलब एक इस एक्ट को लगने के बाद दोनों ही समाज या दोनों ही वर्गों के बीच में कितनी दुश्मनी बढ़ रही है, कितनी दूरियां बढ़ रही है? मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अगर विरोध प्रदर्शन, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ कि पहले ऐसा तो है नहीं कि आज ये लागू हुआ। ये SC/ST एक्ट पहले से लागू था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियमों में संशोधन करके इसको पुनः लागू किया था। केंद्र सरकार ने उसी नियम को जो पहले था के लिए ब्रेक किया हुआ था, उसमें यह दिया था कि पहले जांच होगी फिर SC/ST एक्ट लागू होगा। केंद्र सरकार ने वही पुराना नियम बहाली तो किया है। इसके मतलब यह हो गया कि जो SC/ST एक्ट पहले था वही अब भी है। तो ऐसा तो नहीं कि एक महीने के बाद जो है कुछ फर्क आ गया। मेरा सवाल ये है कि देश में अगर तेरा हिंदू मेरा हिंदू, तेरा दलित मेरा दलित, तेरा ब्राह्मण मेरा ब्राह्मण, या कुछ भी इस तरह की अगर बातें अगर आज पूरा समाज में फैली हुई है, लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को क्या करना चाहिए इस चीज की? देखिए, कैसे समझा सकते हैं? इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि अपनी रोटी अभी तक नहीं सेक पा रहे थे, उनको एक छोटा सा मौका मिल गया कि वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो हिंदू को हिंदू के नाम पे, मुस्लिम को मुस्लिम के नाम पे, ईसाई को ईसाई के नाम पे वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। SC/ST एक्ट को जो बीच में लाकर लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक्ट जैसे पहले था वैसे ही आज है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो थोड़ा सा नियम में संशोधन किया था उसको देखते हुए बीच में कुछ विरोध हुआ, फिर
केंद्र सरकार ने उसको जैसे पहले था उसको फिर से बहाल कर दिया। तो इसमें केंद्र सरकार ने तो कोई गलत किया नहीं, या पहली बार तो हुआ नहीं, ये एक्ट पहले भी लगा था, पहले भी ये एक्ट लगता था, वही सेम चीज जो है आज की डेट में हो गया है। 2019 का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आने से पहले राजनीति में और पार्टियों में ट्विस्ट आ रहे हैं नए नए। शिवपाल यादव जी ने नई पार्टी बना दी, समाजवादी पार्टी का मैंने विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जो लोग उपेक्षित किए गए थे उनके सम्मान में मैंने ये संघर्ष मोर्चा बनाया है, समाजवादी संघर्ष मोर्चा, और मैं उन लोगों को इसमें लाऊंगा। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि वो लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पे जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। अब ये बताइए आप कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी संघर्ष मोर्चा और बहुजन समाज पार्टी, आप तो बीजेपी के साथ में हैं, ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम में ये लोग आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए कोई साजिश या उसको हराने के लिए कोई प्रक्रिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवपाल जी का, अखिलेश जी का वो उनका व्यक्तिगत मामला है, घर का मामला है। वो बहुत दिनों से आप देख ही रहे हैं, 2 ढाई साल से लोगों में विवाद चल ही रहा है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक नई चीज है, ये तो बहुत पहले से ही हो रही थी कि नहीं ऐसा होगा, शिवपाल जी अलग होंगे, एक होंगे, वो तो अक्सर होता रहता था। लेकिन अभी जो ये महागठबंधन होने वाला था समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, तो एक उनको झटका लगा है। जिस घर को बनाने की बुनियाद ये लोग सोचे हुए थे, सपना सजोए हुए थे, वो घर बनने से पहले ही उसकी ईंटें निकलना शुरू हो गई हैं। अभी शिवपाल जी निकले हैं, हो सकता है शिवपाल जी ने तो साफ कहा है कि हम उपेक्षित लोगों को, जिसके अपने शहरों में जिन लोगों को उपेक्षित किया था, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, जिन्होंने बुनियाद खड़ी की थी, उन लोगों उपेक्षित लोगों को हमने अपने मोर्चे में जोड़ा है। तो सही, ये तो देखिए उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, तो उसमें मैं तो नहीं कुछ बोल पाऊंगा कि कौन उपेक्षित है कौन उपेक्षित नहीं है। उस मतलब अच्छी तरीके से शिवपाल जी समझ सकते हैं और अखिलेश जी समझ सकते हैं। 23 अगस्त को आपने कोई क्रांति दिवस के रूप में मनाया सिद्धार्थनगर में, और उसमें काफी रोड शो भी किया आपने। क्रांति दिवस क्या है अभी तक, क्योंकि इतना लाइमलाइट में कभी नहीं आया था, ये पहली बार ऐसा है जो लाइमलाइट में आया और मीडिया ने इसको काफी कवरेज दी। देखिए 23 अगस्त सन 1999 को हमारे दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी इलाहाबाद के पीटी पार्क में जो है एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अचानक वहां पर पुलिस आई और उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की पसलियों को तोड़ दिया गया, अनगिनत फ्रैक्चर हो गए, और हमारे जो कार्यकर्ता थे वहां पर उनके ऊपर लगभग 300 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता घायल भी हुए। उनको इलाज के लिए जो है ले जाया गया, जेल में डाला गया, अनेक तरह की प्रताड़नाएं दी गई जो है। तो उस दिवस को, उस दिन को याद करते हुए हम लोग हर साल अपना दल हर साल जो है उसको क्रांति दिवस के रूप में मनाती है, और उस दिन को हमारे सारे कार्यकर्ता याद करते हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के ऊपर कितनी यातनाएं हुई थी। उसको याद करते हुए उस दिन को हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। सिद्धार्थनगर में अभी जो हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, उस जिले के खासकर युवा वर्ग, उस जनपद के युवा वर्ग पूरी तरह से जेल रोड के सामने मैदान में आ चुका था क्रांति दिवस मनाने के लिए, उस अपने मसीहा को याद करने के लिए, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई थी उसको याद करने के लिए पूरा युवा वर्ग अपनी मोटरसाइकिलों से सवार होकर जो है उस मैदान में आया था, और हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक क्रांति दिवस को मनाया। मतलब आपने उस 1999 की जो घटना थी उसको जानने कि जो लोग उसमें घायल हुए थे या जो लोग उसमें शहीद हुए थे उनको आपने श्रद्धांजलि दी इस बार, इस तरह से? जी, बिल्कुल। उस दिन को हम लोग हर साल हम लोग करते हैं, हर जिले में करते हैं। इस साल चूंकि मुझे जो है हमारी मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने मुझे युवाओं की जिम्मेदारी दी है, तो कहीं ना कहीं मेरा जिम्मेदारी मेरी बनती थी जो है कि कुछ हटके कार्यक्रम किया जाए। हेमंत जी, पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, युवा मन से आप प्रदेश अध्यक्ष हैं युवाओं के, और युवाओं को भी आपसे बहुत उम्मीद है। 2019 के चुनाव में क्या रोल रहेगा आपके युवा साथियों का या युवा मंच का इस चुनाव में, आपका पार्टी के लिए क्या योगदान है? देखिए, या ये भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे
क्योंकि युवाओं के द्वारा ही एक युवा राष्ट्र का निर्माण होता है और आज की राजनीति जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक एक राजनीतिक और ईमानदार राजनीतिक वातावरण नहीं तैयार किया जा सकेगा। बताइए इस बारे में। देखिए, युवा ही देश की राजनीति का रीढ़ होता है। आजकल आज देख रहे होंगे कि पूरे देश में यूनिवर्सिटी से निकलकर जो हमारे युवा वर्ग है वो राजनीति में आ रहा है, पार्टियों से जुड़ रहा है और निश्चित रूप से युवा ही सही मायने में देश को आगे चलाने में सक्षम है। आज पूरे प्रदेश में हम लोगों ने एक मैसेज दे रहे हैं युवाओं को, खासकर मैं हर जिले में जाकर युवाओं को जोड़ रहा हूं और उनको प्रयास हमारा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा युवा आए, राजनीति में आए, क्योंकि वो बहुत सारे युवा हमारे उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो जाए कहाँ। बहुत सारे युवक हमारे बेरोजगार गांव में बैठे रहते हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम देश की सेवा कैसे करें। तो मेरा ये मानना रहता है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ें, राजनीति में लाएं, अपना दल यश में लाएं, उनको एक सही नेतृत्व दें, उनको एक सही जगह दें, सही मार्गदर्शन दें, ताकि वो युवा जिस युवा के भरोसे, जिस युवा को इस्तेमाल करके बहुत सी पार्टियां आज के समय में या पिछले दौर में देखा जाए उन्होंने सरकार बनाया, लेकिन उन युवाओं पर उन्होंने कुछ नहीं किया जिसकी बदौलत उन्होंने सरकार बनाया। तो हमारा फोकस ये है आज के समय में कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़कर उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए और उनको राजनीति में लाया जाए। 2019 के बारे में आपने बताया कि किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, क्या है? देखिए, 2019 चुनाव अभी बहुत दूर है। अभी हम लोग एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। 2019 में जितनी भी सीटें अपना दल इसको मिलेगी, निश्चित तौर पे वहां पे अपना दल इसका कैंडिडेट होगा। वो शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों का तय करेगा कि कहां पे लड़ना है, कहां पे नहीं लड़ना है। जहां पे हमारा कैंडिडेट होगा हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे, जहां पे हमारा नहीं होगा वहां पे हम लोग भाजपा को, हमारा पूरा संगठन पूरे तन मन से उनका सहयोग करेगा और आने वाले 2019 में इस प्रदेश से जो पिछली बार हम लोग 73 सीटें जीते थे, इस बार 73 से और ज्यादा सीटें जीतकर पुनः हम लोग दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अपना दल इसके प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी से बातचीत की और हेमंत जी हमारे स्टूडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।